नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम क्या है मूल कर्तव्यों का अध्ययन करने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो या तो ये पूछा जाता है कि ये कब जोड़े गए, मूल संविधान में थे या नहीं थे, या फिर पूछा जाएगा तो ये कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से कौन से जोड़े गए। ये सामान्य से प्रश्न होते हैं। इसके बाद कुछ को इन डेप्थ में जाना होता है अगर किसी को, तो वो क्या पूछेगा, वो आपसे पूछ सकते हैं किसी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि ये भारत के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन। तो वो ऐसे, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये होगा कि हमें क्या क्या देखना है। एक तो ये कब शामिल किए, कैसे शामिल किए, 86वें संविधान संशोधन 2002 से कौन सा शामिल किया, और क्या देखना है, और ये देखना है कि 10 और कौन से हैं, और इनके बारे में थोड़ी बहुत जनरल सी बात होगी वो हम देख लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जैसे कि हम किसी घर में हैं, परिवार में हैं, तो वहां हमारे जब हमें अधिकार कब मिलते हैं, जब हम कुछ कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार आपस में सहसंबंध हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को तो जरूरी समझा और उन्हें शामिल भी किया, किंतु मूल कर्तव्यों को नहीं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य जैसा कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। फिर क्या होता है कि सब बढ़िया चल रहा था, फिर जब आपातकाल की स्थिति लगी, आपातकाल चल रहा था, उस समय क्या हो रहा था कि लोग क्या है विरोध में खड़े हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे और समस्याएं आ रही थी प्रशासन को इस सबको कंट्रोल करने में। तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि एक समिति का गठन किया। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और उन्हें काम दिया विशेषकर कि आपको ये देखना है कि लोगों के लिए मूल कर्तव्य कितने आवश्यक है, कि मूल कर्तव्य लोगों के लिए कितने आवश्यक है, आप ये देखिए। अब चूंकि समिति को क्या है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसको काम ही ये सौंपा गया है कि आपको ये देखना है कि मूल कर्तव्य का क्या इंपोर्टेंस है। तो जी सर, जैसे ही समिति बनी, जब पता ही है किस काम के लिए बना है, कि हमें ढूंढना है कि मूल कर्तव्य की क्या इंपोर्टेंस है। और देखो, जब आपको किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया जाए, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि आगे क्या है कि आगे कई जगह हम देखते हैं कई चीजों की ऐसी आलोचनाएं पूछी जाती हैं जो एक्चुअल में आलोचनाएं हैं नहीं, पर क्या करें, मार ठोक के। जब किसी ने हमें इसीलिए हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें सिर्फ उसमें कमियां देखनी है, खामियां ढूंढनी, तो हम क्या करेंगे, अब जबरदस्ती से मार ठोक के उसकी अच्छाइयों को उसकी खामियां बनाएंगे। तो बस वैसे ही सिस्टम था। तो जब बोला गया है कि मूल कर्तव्यों के बारे में देखो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, ढूंढते हैं। उन्होंने ढूंढा और उन्होंने बताया, समिति ने अपने रिकमेंडेशन दिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश की कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। 8 की सिफारिश की थी एक्चुअल में उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि इनको क्या है, लीगली बाउंडिंग भी बनाया जाना चाहिए। अगर इन्हें कोई फॉलो नहीं करता तो उस पर व्यक्ति पर सजा के भी प्रावधान करने चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। और क्या है, इनको और इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, इनको एक भाग के रूप में स्पेशली जोड़ना चाहिए, एक सेपरेट सारी चीजें व्यवस्थाएं, ताकि जिनमें थोड़ी वजनदारी सी आए, तो इसीलिए इसने संविधान में ऐड कर देना चाहिए। सरकार तो तैयारी बैठी थी, क्योंकि सरकार ने खुद ने ही जिस समिति को अपॉइंट किया है, समिति ने वही रिपोर्ट दी सरकार चाहती, बस सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने सरकार ने कुछ उसमें सुधार किए, जैसे कि उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की रिकमेंडेशन की थी, सरकार ने उन्हें 10 कर दिया, 2 और बढ़ाए के, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा करते हैं से 10 किए। भाग कौन सा जोड़ा? 4 में के पास में 4 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51 से लेकर 51 का जोड़ दिया, और उसमें मूल कर्तव्यों की सूची बसा दी 10 की। कब हुआ ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। किंतु यदि आप ये सोचें कि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तो चाहते तो मोरारजी देसाई साहब 44वें संविधान संशोधन 1978 से इन्हें हटा देते, ठीक है। लेकिन इनका महत्व था, ये वहां सम्मिलित नहीं किए जा सके, तो यहां सम्मिलित कर दिए, किंतु इन्हें गैर न्यायोचित रखा गया, मतलब इन्हें लीगली बाउंडिंग नहीं बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो इनके रखे रहने से कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 से, जिसमें 42वें संविधान 1976 के
बहुत सारे प्रावधानों को नलीफाई किया था मोरारजी देसाई सरकार ने, तो इसको नलीफाई नहीं किया बल्कि इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और इनके बारे में देखें तो हमने ये कहां से लिया था? हमने ये विचार, इसका मूल कर्तव्यों का विचार लिया था पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। क्योंकि जो भी समाजवादी राज्य होते हैं, सोशलिस्टिक स्टेट होती हैं, वो क्या करती हैं, अधिकार और कर्तव्यों को दोनों को इक्वल रखती हैं। आपको कर्तव्य तभी आपको अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब आप वहां कर्तव्य करते हैं। ठीक है, तो ये सोशलिस्टिक अप्रोच होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, हमने क्या किया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, तो उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो हमें इन्हें बाध्यतापूर्ण लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस हमने विचार लिया और उन्हें एक मोरल ड्यूटीज की तरह अपने किसमें संविधान में इंडक्ट कर लिया, 42वें संविधान 1976 द्वारा। और इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 से। उसमें क्या जोड़ा गया था कि माँ बाप या गार्जियन अपने बच्चों को 14 वर्ष तक की अनिवार्य और आवश्यक शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेंगे। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 से। और इस तरीके से वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 11 है। अब जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, उसमें से 3 सिफारिशें नहीं मानी गई थी, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं सरदार स्वर्ण समिति? पहली ये थी कि संसद किसी कर्तव्य के अनुपालन पर इंकार करने पर दंड आरोपित कर सकती थी, तो इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम दंड की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, गैर न्यायोचित रखते हैं। व्यक्ति चाहे तो इन्हें अनुपालित करे, नहीं तो इन पर दंड का प्रावधान नहीं है, मोरल ड्यूटी की तरह है। हम लोगों को इतना समझाएंगे सिखाएंगे कि वे खुद से इन्हें फॉलो करेंगे, हम इन्हें इम्पोज नहीं करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, दूसरा ये था, ये चीजें हटा दी और मूल अधिकारों को लागू कराने और मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर अदालत द्वारा अर्थदंड या सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। तीसरा, वो चाहते थे कर अदायगी को नागरिकों का मूल कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन इसे भी हटा दिया गया था। इस तरीके से ये 3 चीजें थी। एक तो संसद को कोई भी कानून बनाने, कोई भी कानून या अर्थदंड का प्रावधान नहीं करेगी, ना ही अदालत किसी दंड या सजा का प्रावधान करेगी कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर, और कर अदायगी को भी हटा दिए। ऐसे तीनों प्रावधान जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी वो हटा दिए गए। अब देख लेते हैं 10 जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य उनकी लिस्ट। तो ये मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट है, इन्हें एक बार पढ़ लें आप कहें तो, क्या आप खुद पढ़ लोगे? चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। पहला कहता है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला, ठीक है, सामान्य सी बात है, संविधान का आदर करें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सबका आदर करें। ठीक है, सबका आदर करो। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो देश के प्रति जो भाव है मर मिटने का, उस उच्च आदर्श को हमेशा के लिए अपने दिल में संजोए रखें, ऐसा कहता है। 2, ठीक भी है किसी देश के लिए भी, और इतने तो देशभक्त सब हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सोवेरेनिटी, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण्ण, मतलब हमेशा अलग होने के मूड में ना रहें। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया एकता, अखंडता। इसके बाद चौथा है, वो भी देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। 5 ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समाज आदि के आधार पर आपस में विभाजित ना हो, और ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों को क्या करती हो, सम्मान के विरुद्ध हो। ये कहता है 5। फिर 6वां आता है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली, पता ही है आपको गौरवशाली कितनी है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, इसके बाद 7वां, वही प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी सब आते हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। हाँ, ये कुछ मुद्दे की चीजें हैं। जैसे 8वां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, सब चीजों के प्रति क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि रामचंद्र रावण को मार के जब श्रीलंका से लौटे तो कैसे लौटे थे, पुष्पक विमान से। सबने बहुत अच्छे से जान लिया था कि वो किससे लौटे थे, पुष्पक विमान से। लेकिन किसी ने भी कभी
ये जानने की कोशिश नहीं की कि फाइनली वो पुष्पक विमान उड़ा कैसे था। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मानने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मानना बहुत सरल होता है। हम लोग चमत्कारों में विश्वास रखने वाले और आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा हमारा टेम्परामेंट बना दिया है कि हम मान लेते हैं कि बस वो उड़े और आ गए। हम चाहते तो ये भी कोशिश करते, अगर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में होता तो हम क्या कोशिश करते कि आखिर वो उड़ा कैसे। जब राइट ब्रदर्स ये सोच सकते थे कि चिड़िया कैसे उड़ रही है, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, तो हम लोगों को इसमें, हमारे पास तो एक कम से कम एक कथा तो थी जिसमें किसी व्यक्ति ने विमान से उड़ के वो आया था, तो हम भी तो ये सोच सकते थे कि आखिर वो विमान उड़ा कैसे होगा। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए क्या हुआ, जो नुकसान हुए ना वो इस वजह से हुए क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते। हम किसी चीज पे आस्था से उतना अटैच कर लेते हैं कि बस उसे मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता हो। थोड़ा सा उसमें हर चीज में साइंस होता है, मैजिक भी साइंस से ही तो चलता है। बस उसे जो नहीं जानता वो उसे मैजिक समझता है, जो जानता है वो जानता है कि ये साइंस है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। मानववाद सबसे बड़ी अच्छी चीज है। अब जब तक आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लें कि हम सब एक मानव हैं और एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को, उपस्थित होने को स्वीकार कर लेते हैं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति, धर्म, ये सब क्यों है? ये सब समस्या तब तक हैं जब तक हम क्या है, इन लेवल से पहचाने जा रहे हैं, जातियों के, धर्म के, समाज के, वर्ग के, ऊंचे नीचे, इन सब जब तक ये लेवल लगे रहेंगे ना, तब तक आप एग्जैक्टली मानववाद पे नहीं जा सकते। मानववाद क्या है? मानव मात्र विश्वास की बात करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानववाद और ज्ञान अर्जन। लोग ज्ञान का अर्जन करें और सुधार की भावना का विकास करें, अपने आप में हमेशा सुधार करने की, क्योंकि देखो खामियां सब में होती हैं, समय के साथ चीजें सुधरती हैं। तो धीरे धीरे अपने आप में सुधार और विकास की भावना रखें और इस चीज को अपनाएं। इसके बाद क्या आता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, दंगा फसाद में तोड़ फोड़, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ पाते, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने से पहले हम सोचते हैं कि ये सरकार की, एक्चुअली में कुछ भी सरकार का नहीं है, जो भी आ रहा है हमारे टैक्स के पैसे से आ रहा है। तो जब हम खुद के टैक्सेशन के पैसे को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो लोगों को ये नहीं बता पाते कि वो टैक्स दे रहे हैं सरकार को। हमें लगता है चीज एमआरपी पे खरीदी जा रही है तो वो ठीक है, लेकिन उसमें हिडन टैक्सेस तो छुपे ही होते हैं ना, एमआरपी में टैक्स इंक्लूड होते हैं और लोग सरकार को पैसे दे रहे हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं है कि वो पैसे दे रहे हैं। और वो शासकीय चीज को इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं कि उन्हें कभी इस बात का होश ही नहीं है कि हमने इसके लिए पैसे दिए। आखिरकार वो कर तो खुद का ही नुकसान रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम तो सरकार का नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां सबसे बेहतर है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, पर्सनली और सोशली, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से हमेशा उत्कर्ष के लिए प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। और 11 वही है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए पालक अवसर प्रदान करें। इस तरीके से 11 हो गए। नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 ऊपर तो मोरल ड्यूटीज है, वो तो माननी है, देश की रक्षा करनी है, एकता अखंडता को फॉलो करना है, देश में समान भ्रातृत्व भाव बना के रखना है, फिर वन है, जलवायु पर्यावरण की रक्षा करनी है। फिर 8 से मेन चीजें आती हैं। 8 से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञान अर्जन है, सुधार की भावना है, सब चीजों को डेवलप करना है, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, व्यक्तिगत और सामूहिक सभी एस्पेक्ट्स में आपको डेवलपमेंट के प्रयास करने हैं। तो ये बहुत कुछ अच्छे हैं। इसके बाद आती है मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, इनमें से कुछ तो नैतिक कर्तव्य, जैसे ऊपर के जो है वो मोरल ड्यूटीज ही थी लगभग, कि देश का सम्मान, संप्रभुता, तो ये हमारे मोरली हैं ही, हमें करना ही है ये तो। और ये क्या है, ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों, जैसे हमारी भारतीय जीवन पद्धति, पेड़ पौधों का, मानववाद का, ये सब चीजें पहले से लिखी रखी हैं। तो भारतीय जीवन पद्धति में ये पहले से भी इंक्लूड थी कि वन, पशु, पक्षियों, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखें, मानववाद। तो
ये क्या है, भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करता है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। जबकि मूल अधिकार थे वो कुछ नागरिकों के लिए थे तो कुछ विदेशियों के लिए भी थे, और ये गैर न्यायोचित हैं। तो ये इनकी 4 विशेषताएं हो गई कि ये नैतिक कर्तव्य हैं, भारतीय जीवन पद्धति से रिलेट करते हैं, नागरिकों को प्राप्त है और गैर न्यायोचित है। इसके बाद हम देखें इनकी विशेषताएं होंगी तो कुछ आलोचनाएं भी होंगी, ठीक है। और ये आलोचना ऐसी है जैसी मार ठोक के की जाती है, वही आलोचना है, कोई दमदार वाली बात नहीं है कि इनमें कुछ, जब कोई चीज गैर न्यायोचित है तो उसमें क्या भला बुरा होने वाला है, ठीक है, उससे किसी के अधिकारों में क्या क्षति होने वाली है। पर ठीक है, हमें तो आलोचना करनी है, क्योंकि हमें इसीलिए बैठाए गए हैं कि हमें इसकी आलोचना लिखनी है, तो हम लिखेंगे आलोचना। लिखो आलोचना, चलो सुनो। मूल कर्तव्यों की क्या आलोचना लिखी है? कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ कम रह गए और जोड़ो, जैसे कि मतदान का कर्तव्य है कि तुम मतदान जरूर करो, कर अदायगी तुम्हारा कर्तव्य। अरे हर चीज पे तो कर ले रहे हो, कितनी कर अदायगी करवाओगे? परिवार नियोजन है तो ये भी कर्तव्य है, ठीक है, कुछ तो चुनने के अधिकार दे दो कम से कम स्वतंत्रता के नाम पे। तो ये क्या है कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी और आम व्यक्ति को समझने में कठिन है। हाँ, इस बात को मान सकते हैं क्योंकि कुछ की लैंग्वेज इतनी जटिल है, क्योंकि एक एक में 4-4, 5-5 चीजें ठूसेंगे तो ये संभावना तो बनती ही है कि वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। गैर न्यायोचित छवि के चलते आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश, जब वो तो मालूम था पहले गैर न्यायोचित रखें। आलोचकों का मानना है कि भाग 4 काम में सम्मिलित करना, इनको भाग 4 काम में सम्मिलित करना इनकी इज्जत कम कर देता है, ऐसा कह रहे थे। क्यों कह रहे थे कि जब भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए तो भाग 4 में कर्तव्य होने चाहिए थे। भले ही नीति निर्देशक तो नीचे कर देते, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य तो इक्विलिब्रियम पे आने हैं ना। इसीलिए वो कहते हैं कि भाग 4 काम इन्हें रखा जाना एक्स्ट्रा की तरह, वो क्या है कि इनके महत्व को कम कर देता है, इसीलिए जब मजा नहीं आया, ठीक है। और संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरिक्त करा दिए, ये एक्स्ट्रा है, इन्हें संविधान में नहीं, वैसे भी कोई विधि बना देते सिटीजन चार्टर जैसा तो भी काम चल जाता, ठीक है। इन्हें संविधान में उन लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा जो इससे रूल नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कि ये उसकी आलोचना हो गई कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, ये गैर न्यायोचित हैं, अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, अतिरेक हैं, आधार के बराबर सम्मान नहीं मिला है इन्हें बैठने को, तो ये सारी इसकी आलोचना है। फिर इनका महत्व देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, अच्छा हिस्सा है। क्या होता है कि जब हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज को, तो अधिकारों का जब प्रयोग करते हैं तब क्या करते हैं, नागरिकों, तब अपने देश के प्रति और उसके अन्य नागरिकों के, और जो हमारे साथी नागरिक हैं उनके प्रति जो कर्तव्य है हमारे, उनके प्रति हमें मोटिवेट या सचेत कौन करता है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य करते हैं। जब हम किसी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, किसी साथी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, इसके लिए वो हमें सचेत करेंगे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति चेतावनी देंगे, थाना उसमें शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भाईचारे को बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमें काम करते हैं। मूल कर्तव्य प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा देते हैं कि आपको कैसे मिलजुल के रहना है, देश के विकास के लिए काम करना है, देश के लिए तैयार रहना है, तो ये सारी चीजें प्रेरणा स्रोत हैं, अनुशासन और प्रतिबद्धता लाते हैं। मूल कर्तव्य सभी अदालतों को, ये क्या करता है, मूल कर्तव्य जब भी कोई लॉ जाता है किसमें, संवैधानिक वैधता के परीक्षण के लिए, तो मूल कर्तव्य क्या है, उसके निर्वचन में सहायता करता है। जैसे कि हमने देखा था नीति निर्देशक तत्व थे, वो कर्तव्य किसके लिए थे, राज्य के लिए थे, और राज्य उन्हें फॉलो करता है तो उन्हें आर्टिकल 14 और 19 के तहत हम क्या करते थे, नलीफाई होने से रोक देते थे। वैसे ही यहाँ भी है, यदि कोई ऐसा है जो प्रवेल करता है किसको, कर्तव्यों को, तो उसकी क्या है, वैधता बची रखी जा सकती है। न्यायालय से देखता है कि ये किसी मौलिक कर्तव्य को प्रवेल कर रहा है तो उसे 14 और 19 की तहत उसकी वैधता को बनाए रखा जा सकता है, उसके आधार पर उसे नलीफाई नहीं करेगा, जैसा कि वो किस में करता था, नीति निर्देशक तत्वों में भी करता था सपोर्ट, वैसे ही इन्हें भी देखेगा, ठीक है। और मूल कर्तव्य क्या है, वैसे तो ये गैर न्यायोचित है, लेकिन इनके लिए क्या है, विधि द्वारा लागू किए जाते हैं और अनुपालन में विफलता पर संसद इनके लिए दंड के प्रावधान भी करती है। हम देखेंगे कैसे, जैसे कि मूल कर्तव्यों के अनुपालन के लिए क्या है, एक बर्मा समिति का गठित किया गया 1999 में। उसने देखा कि इन्हें कैसे क्या कर सकते हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए
कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। तो जैसा कि हम देखते हैं, इसमें पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। तो ये क्या है, एक अधिनियम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो उससे क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, इन सब के सम्मान की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है। वन पशु पक्षियों के लिए दिया है, तो कौन सा है उसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 है। ठीक है। और कौन सा है, वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये सारे बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण अधिनियम है, तो ये कई के लिए बनाए गए हैं, उसी को एम्प्लाई करने के लिए। फिर हम देखें तो कि कोई किसमें शासकीय संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, हड़ताल दंगों में सम्मिलित ना हो, तो उसके लिए क्या बना दिया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हर चीज को प्रिवेल करने के लिए संसद ने विधि बना दी है, ताकि तुम उस कर्तव्य को फॉलो करो। भले ही वो संविधान में उसे गैर न्यायोचित रखा है, लेकिन संसद ने विधि बनाकर उसके पालन की पूरी व्यवस्था कर दी है। ठीक है। बैकडोर से एंट्री दे दी है सारे कर्तव्यों, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये सब कैसे हो गए, विधि से, बाय लॉ से इन्हें क्या कर दिया गया, बैंड कर दिया गया, और ये तुम्हें फॉलो करने पड़ रहा है। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे से रहिए। थैंक यू।